हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इनको करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स का मतलब होता है टू बी ruined। टू बी ruined यानी बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना, तबाह हो जाना। ठीक है, बर्बाद हो जाना, बर्बाद हो जाना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है गो टू द डॉग्स टू बी ड्यूड। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अ व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट को आप ऐसे याद कर रख सकते हैं कि आपने मान के चलो एक एलिफेंट खरीदा और उस एलिफेंट को आपने खरीद तो लिया, लेकिन अब उसका खाना पीना, उसका रहना सारा आपको उठाना पड़ रहा है, उसका खर्च, तो वो आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव चीज हो गई, बहुत ही ज्यादा महंगी चीज हो गई। तो इसको आप याद रख सकते हैं। ए व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है एक बहुत ही ज्यादा कॉस्टली चीज, बहुत ही ज्यादा महंगी चीज। एन एक्सपेंसिव, एन एक्सपेंसिव थिंग। ठीक है, एन एक्सपेंसिव थिंग, बहुत ही ज्यादा महंगी वस्तु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाई हुक और बाई क्रुक। बाई हुक और बाई क्रुक का मतलब होता है किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। तो आप इसको इंग्लिश में याद रख सकते हैं एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको इस काम को किसी ना किसी कीमत पर, किसी भी कीमत पर करना पड़ेगा, तो यू हैव टू डू दिस वर्क बाय हुक और बाय क्रुक। यू हैव टू डू दिस वर्क बाय हुक और बाय दिस क्रुक्स। ठीक है, बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब क्या होता है एट एनी कॉस्ट, यानी किसी भी कीमत पर। अगला क्वेश्चन है कॉल अ स्पेड एंड स्पेड। कॉल अ स्पेड एंड स्पेड का मतलब होता है बिल्कुल साफ साफ कहना, बिल्कुल साफ साफ कहना। टू टॉक क्लियरली, टू टॉक क्लियरली यानी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना, उसको कहते हैं कॉल अ स्पेड एंड स्पेड। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड है बैग एंड बैगेज। बैगेज तो आप जानते हो, बैगेज का मतलब होता है सामान, है ना। बैग बैग वगैरह आपका जितना भी सामान है, तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर समेत, या बोरिया बिस्तर सहित, या पूरे सामान के साथ। जैसे कि मैंने कहा आई हैड टू लीव माई ऑफिस या आई हैड टू लीव माई हाउस बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज मतलब विद ऑल बिलोंगिंग्स, विद ऑल, विद ऑल बिलोंगिंग्स, पूरे सामान के साथ या पूरे बोरिया बिस्तर के साथ। तो इसको आप याद कर सकते हैं। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है सारे बोरिया बिस्तर समेत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका बाई डिग्रीज। बाई बाई डिग्रीज। बाई डिग्रीज का मतलब होता है डिग्री डिग्री करके, यानी थोड़ा थोड़ा करके। तो आप इसको याद कर सकते हैं। बाई डिग्रीज का मतलब होता है ग्रेजुअली, ग्रेजुअली कह सकते हैं आप, या स्लोली भी कह सकते हैं। स्लोली मतलब धीरे धीरे। तो बाई डिग्रीज का मतलब क्या होता है धीरे धीरे, या इसको इंग्लिश में याद रख सकते हैं ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। क्लियर। चलिए इनको नोट करते आना, या इनका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर। 11th आवर को आप लास्ट आवर भी समझ सकते हो, अंतिम समय। लास्ट आवर मतलब अंतिम समय। 11 के बाद 12 बजता है ना, तो 12 आपका अंतिम समय होता है घड़ी में। जैसे ये घड़ी है मान लो, और इस घड़ी में यहाँ 11 बज गए और यहाँ कितने बज गए 12। तो 11 के बाद जो 12 होता है वो क्या होता है आपका अंतिम मूवमेंट होता है घड़ी की क्लॉक का। 12 के बाद तो फिर दोबारा से एक आता है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं एट द 11th आवर का मतलब होता है, एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट टाइम,
एट द लास्ट टाइम, ठीक है। एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट टाइम, यानी अंतिम समय पर, अंतिम समय पर। अगला क्वेश्चन है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो एक ठेल लगी हुई है और ठेल पर किसी व्यक्ति ने एप्पल्स को अच्छे से रख रखा है, संजोकर उसने क्रम से उसको रख रखा है एप्पल्स को, तो उसी को बोलते हैं हम क्या, एप्पल पाई ऑर्डर, यानी एक सुव्यवस्थित क्रम, सुव्यवस्थित क्रम। तो इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं, याद करने का ये आपका ट्रिक है। तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब हो जाएगा इन अ करेक्ट ऑर्डर, इन अ करेक्ट ऑर्डर, यानी एक सुव्यवस्थित क्रम में, ठीक है। अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड है, अगला क्वेश्चन है आपका बीट द एयर, बीट द एयर। यदि मैं आपसे कहूं कि एयर में, हवा में आपको डंडा मारना है, कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और उसके पास डंडा है और उसको हवा में मारना है, तो हवा में मारेगा तो उसका जो प्रयास होगा किसी को हर्ट करने का, किसी को चोट पहुंचाने का, वो निष्फल हो जाएगा ना। तो बीट द एयर को आप याद कर सकते हैं, एक ऐसा काम जिसका कोई इफेक्ट ना हो। तो बीट द एयर का मतलब होता है टू डू द वर्क, टू डू द वर्क यूजलेसली, यूजलेसली किसी काम को करना क्या कहलाता है, बीट द एयर कहलाता है, यानी हवा में हाथ पैर चलाना, हवा में हाथ पैर मारना मतलब निरर्थक प्रयास करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि लीप्स माने वैसे तो उछलना होता है, कूदना होता है, और बाउंड्स को आप ऐसे याद कर सकते हैं बाउंड्री। तो बाउंड्री पर कोई व्यक्ति रेगुलर वे में लीप कर रहा हो या उछल रहा हो, तो उस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है निरंतर, कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली या रैपिडली, रैपिडली भी इसको बोल सकते हैं। रैपिडली मतलब निरंतर या लगातार, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कोई व्यक्ति है, या मान लो एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि भारत की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो हम कहेंगे इंडिया पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो लीप्स एंड बाउंड्स मतलब रेगुलरली या रैपिडली निरंतर तरीके से इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फार एंड वाइड। फार एंड वाइड का मतलब होता है दूर दूर तक, दूर दूर तक। तो इसको आप याद रख सकते हैं एवरीवेयर से, एवरीवेयर हर जगह, ठीक है। फार एंड वाइड का मतलब होता है दूर दूर तक। जैसे कि मैं कहूं कि महात्मा गांधी का नाम दूर दूर तक सुना जा सकता है, द नेम ऑफ महात्मा गांधी कैन बी हियर फार एंड वाइड, फार एंड वाइड, ठीक है। द नेम ऑफ महात्मा गांधी कैन बी हियर्ड, महात्मा गांधी का नाम सुना जा सकता है, फार एंड वाइड माने दूर दूर तक, मतलब एवरीवेयर। एक तरह से आप कह सकते हैं एवरीवेयर, हर जगह उसका नाम सुना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है बर्ड ऑफ द फीदर, बर्ड ऑफ द फीदर। जैसे कोई मान लो आपकी चिड़िया है, चिड़िया कैसे बनेगी, बनाना नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं है। जैसे आपकी मान लो कोई बर्ड है, कोई चिड़िया है, तो चिड़िया के पंख होते हैं दो, चिड़िया के क्या होते हैं, पंख होते हैं। तो वो दोनों पंख की जो रूप होता है दोनों का समान होता है ना, दोनों का रूप, दोनों का कलर, दोनों का शेप समान होता है। तो ऐसे दो व्यक्ति जिनका नेचर समान हो, जिनका नेचर समान हो, उसको हम कहते हैं बर्ड ऑफ अ फीदर, ठीक है। इस तरीके से इस ट्रिक से आप इसको लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो बर्ड ऑफ ए फीदर का मतलब क्या हो जाएगा, हैविंग, हैविंग सेम नेचर, हैविंग सेम नेचर। हिंदी में कहते हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, या कह सकते हैं चोर चोर मौसे भाई, इस तरीके से भी कह सकते हैं। यानी दोनों का नेचर सेम है, एक चोर है तो दूसरा भी चोर है, एक साहूकार है तो दूसरा भी साहूकार है, एक बुरा आदमी है तो दूसरा भी बुरा आदमी है ना। दोनों सेम नेचर रखने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको बोलते हैं बर्ड्स ऑफ अ
फीदर, बर्ड्स है यहाँ पे, ठीक है। अगली स्लाइड पे आते हैं। अगली स्लाइड में पहला क्वेश्चन है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। मान लो आपके पास कोई बैग है, मान लो आपके पास कोई बैग है और बैग में आपके में एक बिल्ली है, बैग में आपके में बिल्ली है और उस बिल्ली को आपने क्या कर दिया, आउट कर दिया, बैग से क्या कर दिया, आउट कर दिया और सबको दिखा दी, वो बिल्ली सबको दिखा दी ना। तो आपके पास जो सीक्रेट था आपने उसको ओपन कर दिया, सीक्रेटली आपने उसको छुपा रखा था कैट को। अब उसको सीक्रेटली आपने जब छुपा रखा था तो उसको आपने बाहर निकाल दिया, ओपन कर दिया। तो इस तरीके से इडियम फ्रेज बना आपका लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है टू ओपन द सीक्रेट। सीक्रेट कह सकते हो या मिस्ट्री कह सकते हो, मिस्ट्री माने भी रहस्य होता है, ठीक है, मिस्ट्री और सीक्रेट है ना। तो रहस्य को उजागर करना, और मिस्ट्री का मतलब भी रहस्य होता है, सीक्रेट का मतलब भी रहस्य होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अ कैट एंड डॉग लाइफ, एक कुत्ते बिल्ली वाला जीवन। कुत्ते बिल्ली वाला जीवन आपने देखा होगा, जैसे कहते हैं ना कुत्ते की तरह, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हैं। कोई व्यक्ति है, मान लो कोई पति पत्नी है और उनका जीवन लड़ने झगड़ने में निकल गया पूरा, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वे तो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते झगड़ते रहते हैं। यानी कैसी लाइफ है उनकी, कैट एंड डॉग लाइफ है। कैट एंड डॉग लाइफ मतलब अ क्वारलसम लाइफ। क्वारलसम लाइफ का मतलब होता है झगड़ालू जीवन, एक ऐसा जीवन जो झगड़ के ही बीत जाए, है ना। या इसको आप कह सकते हैं अ वरीड लाइफ, अ वरीड लाइफ, एक चिंता से भरा हुआ जीवन, एक चिंता से भरा हुआ जीवन कह सकते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं एक झगड़ालू जीवन, ठीक है। अगला आइडिया है आपका कॉल नेम्स। कॉल नेम्स, मान लो आपका नाम मोहन है, आपका नाम मोहन है और आपका कोई निक नेम रख दे, कोई आपको परेशान करने के लिए, चिढ़ाने के लिए कोई आपका दूसरा नाम रख दे, मोहन की जगह मोटू बोल दे आपको, है ना। आपके नेम को नेम ना बोल के कुछ और बोल दे, तो वो आपके लिए किसके समान हो गया, गाली के समान हो गया। आपका नाम था मोहन और बोल दिया उसने क्या, मोटू, तो वो कैसा, वो आपके लिए वो जो नाम था वो क्या हो गया, ये गाली के समान हो गया। तो इसको इस तरीके से आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। कॉल नेम्स का मतलब होता है टू एब्यूज, टू एब्यूज यानी किसी को क्या देना, गाली देना। क्लियर, थोड़ा सा मैं ट्रिक से समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि जल्दी से आराम से तसल्ली से समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन है इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर मतलब ऐसे अगर शाब्दिक निकालें तो गर्म पानी में। अब कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति को गर्म पानी में छोड़ दिया जाए तो कैसा लगेगा, उसको परेशानी महसूस होगी ना, दिक्कत महसूस होगी। तो इसी तरीके से आप याद कर सकते हो इन हॉट वाटर का मतलब होता है इन अ डिफिकल्टी, इन अ डिफिकल्टी, परेशानी में होना। परेशानी में होना क्या कहलाता है, इन हॉट वाटर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका किथ एंड किन। किथ एंड किन, किन और किथ ये आपके रिलेटिव्स की सिनोनियम है। तो किथ एंड किन का मतलब हो जाएगा रिलेटिव्स, रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार, हिंदी में कहते हैं नाते रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार, ठीक है भैया। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड है हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट, मान लो आप कहीं किसी जगह पर जॉब करते हैं और जॉब में जो जॉब का ऑनर है, जो जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहां का जो ऑनर है उसने ऐसे नियम बना दिए आपके लिए जो बहुत ही ज्यादा हार्ड हैं, बहुत ही ज्यादा हार्ड है उनको फॉलो करना। तो वो हार्ड एंड फास्ट नियम हो गए। कैसे नियम हो गए, हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब फिर यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रिक्ट, बहुत ही ज्यादा सख्त, बहुत ही ज्यादा कठोर, सख्त कह सकते हैं या बहुत ही ज्यादा कठोर कह सकते हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका इन नो टाइम। इन नो टाइम, इन नो टाइम का मतलब होता है बिना किसी टाइम के। बिना किसी टाइम के का मतलब क्या हो गया, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। मान लो किसी काम को करने में आपको 10 मिनट लगते हैं
और वो काम आपने 1 ही मिनट में कर दिया, वो काम आपने 1 ही मिनट में कर दिया, तो वो काम आपने इन नो टाइम कर दिया। इन नो टाइम मतलब बहुत ज्यादा शीघ्रता के साथ कर दिया। तो इसको आप याद कर सकते हैं वेरी सून, वेरी सून, बहुत ज्यादा जल्दी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ। ये सिनोनियम है एक दूसरे के, इन ल्यू ऑफ या इन प्लेस ऑफ। अच्छा, इन प्लेस ऑफ का मतलब क्या होता है? इन प्लेस ऑफ का मतलब होता है के स्थान पर, के स्थान पर, या की जगह भी बोल सकते हैं ना। तो इन प्लेस ऑफ का मतलब होता है इन ल्यू ऑफ, और इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, के स्थान पर। यानी तुम्हारे स्थान पर मैंने, जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूं कि राम के स्थान पर मोहन ने मुझे पढ़ाया, तो मैं कहूंगा इन प्लेस ऑफ राम मोहन टॉट मी, या इन ल्यू ऑफ राम मोहन टॉट मी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है मैन ऑफ लेटर्स। लेटर तो आप जानती हैं, पत्र। ऐसा व्यक्ति जो पत्र लिखना जानता हो, पत्र लिखना कौन जानता होगा? जो पढ़ा लिखा हुआ, एजुकेटेड होगा, विद्वान होगा। तो इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं कि मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है अ स्कॉलर। अ स्कॉलर, स्कॉलर का मतलब क्या होता है? विद्वान व्यक्ति, है ना, एक नॉलेजेबल पर्सन। तो उसको बोलते हैं अ मैन ऑफ लेटर्स, है ना। इसी से मिलता जुलता कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब बताइए। मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है, आपने देखा होगा खेतों में कभी कभी उसको लगा देते हैं, क्या बोलते हैं आशीष सर उसको? खेतों में लगा देते हैं उसको, नहीं जी, ऐसा आदमी से खड़ा कर देते हैं उसको, क्या बोलते हैं? बिजुगा, बिजुगा लगा देते हैं ना। तो वो बिजुगा कैसा होता है? घास फूस का होता है ना। अगर उस घास फूस के बिजुके के पास कोई भी हवा का झोंका आ जाए या कोई चीज आ जाए तो वो लहरा जाता है, लहरा जाता है ना। तो वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। वास्तव में आदमी तो होता ही नहीं है, घास फूस का एक पुतला बना दिया जाता है, तो वो बहुत ही ज्यादा वीक होता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं मैन ऑफ हिस्ट्रो का मतलब होता है अ वीक पर्सन, अ वीक पर्सन। क्लियर। चलिए, तो ये मैंने आपको ट्रिक से समझाने का प्रयास किया सबको। अगला क्वेश्चन देखते हैं पॉकेट एंड इंसल्ट। पॉकेट एंड इंसल्ट, आपकी किसी ने इंसल्ट की और आपने उसको पॉकेट में रख लिया। पॉकेट में रखने का मतलब है सामने वाले ने आपकी इंसल्ट की और आपने उसको सहन कर लिया, टॉलरेट कर लिया, बर्दाश्त कर लिया, तो उसको बोलेंगे पॉकेट एंड इंसल्ट। टू टॉलरेट एंड इंसल्ट, अपमान को सहन कर लेना। अपमान को क्या कर लेना? अपमान सहन कर लेना, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम? पॉकेट एंड इंसल्ट, यानी इंसल्ट को आपने पॉकेट में रख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पॉइजन्स वन ईयर। पॉइजन्स माने जहर और ईयर माने कान। कानों में जहर घोलना। कानों में जहर घोलने का मतलब क्या है? कि आपके खिलाफ बातें कहना, आपके खिलाफ षड्यंत्र करना, आपके खिलाफ बुरी चीजों को बताना, तो वो कहलाता है किसी के कान भरना, किसी के कान भरना। तो इसको आप इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? टू से समथिंग, टू से समथिंग अगेंस्ट समवन, अगेंस्ट समवन, कुछ कहना अगेंस्ट समवन, किसी के खिलाफ, यानी किसी के खिलाफ कुछ कहना, यानी किसी के खिलाफ बातों को कहना कान भरना होता है। क्या होता है? कान भरना होता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा सास की गैर हाजिरी में बहू, है ना, अपने पति के कान भरती है ना। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं तो खैर। अगला है मेक आउट। मेक आउट का मतलब होता है फ्रेयल वर्ब है ये आपकी। मेक आउट का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, समझना। टू अंडरस्टैंड, समझ ना। आई विल मेक हिम आउट, मैं इसको समझ लूंगा, है ना। आई विल मेक इट, जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, आई विल
मेक इट आउट, मैं इस बात को क्या कर लूंगा, समझ लूंगा। तो टू अंडरस्टैंड हो जाएगा इसका सेम मीनिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, क्रोकोडाइल्स टीयर। क्रोकोडाइल तो आप सभी लोग जानते हैं, मगरमच्छ, और टीयर मतलब आंसू। मगरमच्छ के आंसू, घड़ियालू आंसू, झूठे आंसू, है ना। जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने, आपकी आंखों के सामने झूठे आंसू दिखा रहा है, मतलब ऐसे दिखा रहा है कि उसको बहुत ज्यादा दुख है, लेकिन हकीकत में उसको दुख नहीं है, वो घड़ियाली आंसू आ रहा है, तो उसको बोलेंगे क्रोकोडाइल्स टीयर। यानी अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो फॉल्स टीयर, फॉल्स टीयर, झूठे आंसू या घड़ियालू आंसू, है ना, झूठे आंसू बहाना, उसको क्या बोलते हैं, क्रोकोडाइल्स टीयर। क्लियर। चलिए अगले स्लाइड पे आते हैं। आउट ऑफ द वुड्स, आउट ऑफ द वुड्स, आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है, वुड माने क्या होता है, वुड माने होता है जंगल, जंगल से बाहर। कोई व्यक्ति है, मान लो तो ये जंगल है आपका, और जंगल में कोई व्यक्ति है। अब जंगल में कोई पर्टिकुलर रास्ता तो होता नहीं है, अब वो व्यक्ति उस जंगल में कहीं गुम हो गया, गुम हो गया, वो चलता गया चलता गया चलता गया, अचानक से उसको रास्ता मिल गया और वो उस जंगल से बाहर हो गया। जंगल से बाहर हो गया मतलब उस जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों का खतरा उसको ना के बराबर हो गया, खतरे से बाहर हो गया वो, है ना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, आउट ऑफ द वुड का मतलब होता है टू कम आउट फ्रॉम द डेंजर, फ्रॉम द डेंजर, खतरे से क्या आना, बाहर आना। खतरे से बाहर आना क्या कहलाता है, कम सही लिख देता हूँ, टू कम आउट ऑफ द डेंजर, ठीक है, खतरे से बाहर आना। तो कम आउट ऑफ, ऑफ होगा, ये पूरा मिटा लेता हूँ इसको, टू कम आउट ऑफ द डेंजर। क्लियर, खतरे से क्या आना, बाहर आना। अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन है समर फ्रेंड, ऐसा फ्रेंड जो समर मतलब गर्मियों में मित्र रहता है। वैसे तो अगर इसका शाब्दिक अर्थ निकालें तो समर फ्रेंड का मतलब हो जाएगा गर्मी वाला दोस्त, गर्मी वाला दोस्त, जो गर्मियों में दोस्त रहे और सर्दियों में दोस्त ना रहे। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया, लेकिन इसका भावार्थ लेंगे तो क्या होगा, समर फ्रेंड का मतलब एक ऐसा फ्रेंड जो आपके अच्छे दिनों में आपके साथ रहे, बुरे दिनों में नहीं रहे, है ना। मतलब उसको कह सकते हैं आप स्वार्थी, है ना, स्वार्थी मित्र कह सकते हैं। तो आप उसका अगर सिनोनिम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अ फ्रेंड, अ फ्रेंड ऑफ हैप्पी डेज, हैप्पी डेज, यानी अच्छे दिनों वाला फ्रेंड, यानी अच्छे दिनों का फ्रेंड, केवल अच्छे अच्छे दिनों का फ्रेंड कहलाता है हैप्पी फ्रेंड, सॉरी समर फ्रेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्नेक इन द ग्रास, स्नेक इन द ग्रास। मान लो आप घास में कहीं चल रहे हैं और घास के बीच में आप मान लो कहीं चल रहे हैं और उसी घास में कोई मान लो सांप, सांप जो है छुपकर बैठा हुआ है, छुपकर बैठा हुआ है, तो वो कब आप पर हमला कर दे आपको पता है, नहीं पता है। तो इन दैट कंडीशन वो एक ऐसा दुश्मन है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो इसका जो सेम मीनिंग बनेगा, क्या बनेगा, इसका सेम मीनिंग बनेगा अ हिडन एनिमी, अ हिडन एनिमी, एक छिपा हुआ दुश्मन, एक छुपा हुआ दुश्मन, छुपा हुआ शत्रु, ठीक है। या इसको अगर हिंदी में अगर हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं मालूम है, आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप, वो कब आपको काट ले आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं स्नेक इन द ग्रास। क्लियर। चलिए अगला इडियम फ्रेज देखते हैं, टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब होता है आपने किसी चीज को, किसी काम को, मान लो कहीं पे कोई चीज गड़ी हुई है, मान लो ये दीवार है और दीवार पे कोई चीज गड़ी हुई है, अब आप उसको, आपके पास कोई टूल नहीं है उसको निकालने के लिए, तो आप क्या करोगे, उसको नाखूनों से या कभी कभी उसको दांत से खींचने का प्रयास करोगे ना, तो पूरी ताकत उसको खींचने में, उसको निकालने में आप लगाओगे। तो टूथ एंड नेल का मतलब होता है विद विद फुल फोर्स, फुल
फोर्स। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूं कि वी आर फेसिंग टूथ एंड नेल अगेंस्ट पाकिस्तान, है ना, हम पाकिस्तान के खिलाफ क्या कर रहे हैं, पूरी ताकत के साथ फेस कर रहे हैं। फेस मतलब सामना कर रहे हैं, या फाइटिंग कह सकते हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो टूथ एंड नेल का मतलब होता है दांतों से और नाखूनों से, यानी जैसे हो वैसे भी पूरी ताकत के साथ हम किसी काम को करते हैं तो उसको बोलते हैं विद फुल फोर्स, पूरी ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ। ठीक है, क्लियर। चलिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगली स्लाइड है, अगली स्लाइड में है पहला क्वेश्चन, टॉल टॉक। टॉल माने लंबी लंबी, टॉक माने बातें करना, लंबी लंबी बातें करना, यानी शेखी बगाड़ना, शेखी बगाड़ना, या डींगे मारना, डींगे मारना ही बोल सकते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं बोस्ट, बोस्टिंग करना, टू बोस्ट। हिंदी में क्या बोलेंगे, शेखी मारना, शेखी मारना। फलाना व्यक्ति तो हमेशा अपनी शेखी ही मारता रहता है, तो आप उसको बोलेंगे टॉल टॉक। क्लियर, बहुत सिंपल है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका विन लॉरेल्स। विन लॉरेल्स का मतलब होता है, विन माने प्राप्त करना, लॉरेल्स कह सकते हैं आप रेस्पेक्ट। तो इसका अर्थ हो जाएगा टू गेट रेस्पेक्ट, टू गेट रेस्पेक्ट, सम्मान प्राप्त करना या यश प्राप्त करना, यश प्राप्त करना, कीर्ति प्राप्त करना, सम्मान, मान सम्मान प्राप्त करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका वाइल्ड गूज चेस। वाइल्ड मतलब जंगली, गूज मतलब हंस, चेज माने पीछा करना, जंगली हंस का पीछा करना। अब जंगली हंस को अगर आप हाथ से पकड़ोगे तो पकड़ में आ जाएगा, नहीं आएगा। तो एक ऐसा काम करना जो यूजलेस है ना, टू डू समथिंग, कुछ ऐसा करना विच इज यूजलेस, जो क्या है, यूजलेस है। कुछ ऐसा काम करना जिसको करना क्या है, यूजलेस है, यानी यूजलेसली हम कोई एफर्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वाइल्ड गूज चेज कहलाता है, जंगली हंस का पीछा करना के समान होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है टेक टू टास्क। टेक टू टास्क, इसका मतलब होता है किसी को टास्क देना, काम देना, और काम देने के साथ साथ उसको काम देकर आप उसको क्या कर रहे हो, पनिश कर रहे हो, उसको सजा दे रहे हो। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा टू पनिश, टू पनिश यानी सजा देना। इसका एक इडियम फ्रेज और आता है एग्जाम में कभी कभी, ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग द बुक, ब्रिंग द बुक होता है या ना ब्रिंग टू बुक होता है, देख लेना आप। तो ब्रिंग द बुक का मतलब भी होता है टू पनिश, सजा देना। क्लियर। चलिए, लास्ट स्लाइड हो रही है आपकी। अगला क्वेश्चन है कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक मतलब मुर्गा, बुल मतलब सांप या बैल, मुर्गे और बैल की कहानी। कभी कोई ऐसी कहानी सुनी है जो मुर्गे और बैल की हो, और सुनी भी होगी तो वो जरूरी है कि सच हो, नहीं हो सच। तो इसको आप याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि कॉक और बुल की एक ऐसी कहानी जो हमने सुनी थी, लेकिन वो कैसी थी, वो कैसी थी फॉल्स स्टोरी थी। कैसी स्टोरी थी, फॉल्स स्टोरी थी। तो ये आपका याद हो जाएगा अब फॉल्स स्टोरी, झूठी कहानी, झूठी कहानी। ठीक है, क्लियर। वैक्स, वैक्स एंड विन। वैक्स एंड विन का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना और घटाना, बढ़ाना और घटाना। तो इंक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज, बढ़ाना और घटाना। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, वैक्स एंड विन। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है रॉयल रोड। रॉयल रोड का मतलब होता है एक ऐसा रास्ता जो कि रॉयल हो, शाही हो, है ना, एक ऐसे मार्ग पर चलना जो बहुत ही ज्यादा इजी हो। तो आप इसको याद रख सकते हैं, इजी रोड। रॉयल रोड का मतलब होता है इजी रोड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ,
अगला क्वेश्चन आपका गेट रॉयल रोड का मतलब मैंने आपको क्या होता है, रॉयल रोड का मतलब होता है इजी रोड, या आप इसको लिख सकते हैं इजी वे, इजी वे आसान रास्ता, आसान रास्ता, सरल मार्ग, आप ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से रिड करना, किसी चीज से छुटकारा पाना, टू बी फ्री फ्रॉम, टू बी फ्री फ्रॉम, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा छुटकारा, छुटकारा पाना। क्लियर, चलिए। तो ये आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने आपको करा दिए, जो क्लास 12th में जनरली पूछे जाते हैं और कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। मैंने इनको आपको ट्रिक से समझाने का प्रयास किया था और आई होप आपको समझ में भी आ गए होंगे, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। आज की आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।